Hi everyone, this is Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcoming all of you to this session. आज हम हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के सेकंड और लास्ट सेशन पे. आपने कल की वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि हमने सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम कवर कर लिया, सेल डिस्कवरी की बात कर ली, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर ली, और आज के सेशन में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की और उन सारी ऑर्गेनल्स की जो आपके एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं. वो ऑर्गेनल्स के डिटेल्स मांग सकते हैं आपसे, उनको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, उनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो बच्चा पार्टी, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो I'll try to keep it as crisp as possible ताकि आप झटपट एग्जाम में लिखो और आपको बढ़िया से नंबर मिल जाए. I would recommend you one thing when you're doing this chapter कि जहां पर भी पॉसिबल हो, whether it is asked or not, do draw some diagrams, make flow charts. अगर डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नहीं कि डायग्राम सुंदर होना चाहिए, डायग्राम के सुंदर होने से कुछ नहीं होता है. डायग्राम बहुत क्लीन होना चाहिए, क्लीन मतलब बहुत हैफेजर्ड नहीं होना चाहिए, और उसकी लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए. जब आप किसी पार्ट को लेबल करते हैं तो अगर आप ब्रैकेट में उसका फंक्शन भी लिख देते हैं या आपको उसके से रिलेटेड कुछ और डिटेल पता है, इफ यू ऐड दैट देन इट गुड इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर. ओके, आई होप दिस मेक सेंस. तो अपने एग्जाम्स को अच्छे से करिएगा. आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, किसी स्कूल के पहले, किसी स्कूल के बाद में. सो वी आर राइट हेयर एंड वी विल ट्राई टू रैप ऑफ दिस चैप्टर इन दिस क्लास. हो जाएगा, ट्राई के अपन को करना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास. तो बच्चा पार्टी, सेकेंड एंड द लास्ट सेशन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, where we are going to talk about eukaryotic cell and all the cell organelles involved with it. चलिए, यूकैरियोटिक सेल टॉपिक 1 शुरू करते हैं. यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दी थी कि बच्चा पार्टी ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर मेरे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. क्या होगा इसके अंदर? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अब आप बोलोगे कि मैम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? अब आप बोलोगे कि हम नहीं बोलेंगे मैम, क्यों? क्योंकि आपने कल ही पढ़ा है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो होता है जिसमें मेरे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के आसपास एक न्यूक्लियर एनवेलप, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिले. इसके अलावा यहां पर इस सेल के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगी. क्या मिलेंगी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स क्या होता है ये भी हमें पता है. जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, ऐसे अगर मैं सेल को एक ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर करूं तो सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के लिए अलग अलग फंक्शन करती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट. तो आज हम इन्हीं सब ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ेंगे. हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल का इकलौता एग्जाम्पल है मेरे किंगडम मोनेरा के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे. तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है. उसके अलावा अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो अगर मैंने प्लांट सेल की बात की तो वो भी यूकैरियोटिक है, और अगर मैंने एनिमल सेल की बात की तो वो भी यूकैरियोटिक है. अब बात आ जाती है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल तो हमें समझ आ गए, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? इसके लिए हम एक पूरे पेज पर प्लांट सेल बनाएंगे और एनिमल सेल बनाएंगे, ऑर्गेनल्स वगैरह सब मेंशन करेंगे, बट उन ऑर्गेनल्स को पिकअप करेंगे ग्रेजुअली एंड वी विल डू देम इन डिटेल. ओके एवरीवन, आई होप दैट मेक सेंस. तो चलो शुरू करते हैं एक प्लांट सेल बनाने से. सपोज कीजिए कि मैंने एक प्लांट सेल बनाया, तो ये मेरे प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली लेयर जिसको मैं सेल वॉल बुलाती हूं. सेल वॉल के अंदर एक और लेयर जो कि मेरी सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी. आई होप आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो. ये लो, मैं साथ साथ इन दोनों लेयर्स के नाम तो लिख देती हूँ. बाहर वाली लेयर का नाम है सेल वॉल, उसके अंदर वाली लेयर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. मुझे पता है कि सेल वॉल एक केमिकल की बनी है जिसका नाम क्या है बेटा? सेल्यूलोज है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन के लिए हमारा एक प्रॉपर टॉपिक डेडिकेटेड है इसी क्लास के अंदर. इसके अलावा अगर मैं बनाऊं इसका डीएनए, तो ये मैंने बनाया. अच्छा, अब देखो, अगर मैंने ये प्लांट सेल बनाया, सो शुड आई बी ड्रॉइंग द डीएनए और द न्यूक्लियस इन द सेंटर? नो एवरीवन, आई वोंट बी डूइंग दैट. Instead, I would be drawing a very large central vacuole here. तो प्लांट सेल की पहली पहचान कि सेंटर के अंदर एक बहुत लार्ज आपको सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा.
क्योंकि प्लांट को सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए वैक्यूल की ज़रूरत है। सॉल्ट वाटर बैलेंस मेंटेन करने को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बुलाते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है आपके लिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये है एक वैक्यूल। प्लांट में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलता है बच्चा पार्टी, ठीक है। अब अगर मैं डीएनए बनाऊं तो ये मैंने बना दिया इसका डीएनए, जिसके आसपास न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो मेरा स्ट्रक्चर हो गया, इसका नाम है न्यूक्लियस। अब आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर पेरिफेरी पे है। पेरिफेरी बोले तो एक कॉर्नर पर पुश्ड है। इसके अलावा ये जो सेंट्रल मैट्रिक्स है, जिसके अंदर सारी के सारी मेरी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इस मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ, आप लोगों को पता है? इस मैट्रिक्स को हम बुलाएंगे साइटोप्लाज्म। क्या बुलाएंगे इस मैट्रिक्स को? साइटोप्लाज्म। इसके बाद एक ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। उस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो देखो बच्चा पार्टी, मैं एक एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बना रही हूँ सारी ऑर्गेनल्स का। कितना? एक एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। तो ये जो मैंने ऑर्गेनल बनाई, ये मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनल बन गई। अब अगर मेरे को एनर्जी सिंथेसाइज करनी है तो दूसरी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनल, जिसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन इतनी इनफोल्डेड है, क्या करेगी? ये रेस्पिरेशन से एनर्जी बनाएगी। तो ये मैंने कौन सी ऑर्गेनल बनाई? इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बना दिया क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एक बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि एटीपी बनेगी, एनर्जी बनेगी। इसके अलावा बेटा दो और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। एक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ना कुछ कुछ नेटवर्क की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है बेटा? नेटवर्क की फॉर्म में। कोशिश करती हूं कि आपको थोड़ा सा नेटवर्क दिखाने की कोशिश करूं। ये देखो, ये आपको जाल जैसा, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया कि ये मैंने क्या बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम लोग इन सारी ऑर्गेनल्स को डिटेल में भी करने वाले हैं, तो चिंता मत करो। ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया। इसके अलावा एक और ऑर्गेनल है जो कि ऐसे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, कंसेंट्रिक ऐसे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स इसकी फॉर्म में होती है। क्या आइडेंटिफाई किया आपने इसका नाम भाई? ये है मेरा गोल्जी एपरेटस। ये है मेरा गोल्जी एपरेटस। बेटा गोल्जी एपरेटस को प्लांट्स में हम डिक्टेओसोम के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। गोल्जी एपरेटस को एनिमल्स में तो प्रॉपर गोल्जी एपरेटस ही बोलते हैं, बट प्लांट्स के अंदर हम इन्हें डिक्टेओसोम्स कहकर बुलाते हैं, बिकॉज दे आर अ लिटिल लेस एडवांस्ड। इसके अलावा बच्चा पार्टी, प्लांट खाना बनाएगा तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं। स्टार्च ग्रैन्यूल्स बोले तो जो एक्स्ट्रा खाना बना वो स्टोर हो जाएगा। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया प्लांट सेल का, जिसमें हमने एक एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर से चीजें बनाई। अभी भी हमने एक चीज मिस आउट कर दी, जल्दी बताओ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल कॉमन होती है, विच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। उस ऑर्गेनल का क्या नाम है मेरे बच्चों? उस ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम्स। उस ऑर्गेनल का क्या नाम है? उस ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम्स। ये भी बताया था कि ये एक स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या बताया था? लार्ज और स्मॉल सब यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बच्चा पार्टी, इस ऑर्गेनल का क्या नाम है? इस ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम। और ये बताओ कि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें कौन सा राइबोसोम होगा? इसके अंदर होगा मेरा 80S राइबोसोम, क्योंकि 70S प्रोकैरियोटिक सेल में था, तो 80S किस में होगा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। देखो, इसके साथ हमने बेसिक जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म तो है ही ऑलरेडी, तो इसके साथ मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इस वैक्यूल के अलावा और वैक्यूल्स भी हो सकते हैं बेटा प्लांट के अंदर। जो मेरा वैक्यूल है वो ऑलमोस्ट 90% स्पेस लेता है मेरे प्लांट सेल का। ओके एवरीवन, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। इसके बाद आ गई मैं एनिमल सेल पर। अब हम स्ट्रक्चर तो वही बना रहे हैं बेटा, सेल तो वही है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो सेम है। डिफरेंस कहाँ रहेगा इस चीज को देख लेते हैं। डिफरेंस कहाँ रहेगा इस चीज को देख लेते हैं।
सपोज करो कि मैंने ये एक सेल बनाया, अब आप ये देखो कि मैंने बिल्कुल स्ट्रिंजेंट शेप नहीं बनाई इसकी, क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है मेरे एनिमल सेल की, इट इज व्हाट एवरीवन, इट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के पास क्या नहीं है? एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। इसके अलावा मैं यहां पर सेंटर में वैक्यूल नहीं बनाऊंगी, मैं यहां पर सेंटर में बनाऊंगी मेरा डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल। क्या बनाया मैंने? डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, और उसके आसपास हम बनाएंगे न्यूक्लियर एनवेलप। ये मैंने उसके आसपास क्या बना दी? देखो, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर एनवेलप बना दी। अब आप ये देखो कि न्यूक्लियर एनवेलप कैसी है, और मैं न्यूक्लियस के बाहर एक और ऑर्गेनल बना रही हूं उसकी कॉन्टिन्यूटी में। मेरे साथ साथ ड्रॉ करिएगा, मैं इंटेंशनली आपके साथ साथ ड्रॉ करती हूं बेटा, ताकि आप समझ पाओ कि आप इन चीजों को एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे। देख रहे हो मैंने कितना सुंदर सा नेट जैसा स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाया साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लेबल करूं तो सेंटर में मैंने आपके लिए एक न्यूक्लियस बनाया है। ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है इसको मैंने ओवरऑल बोल दिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये वाली मेम्ब्रेन जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको मैं बोलूंगी आउटर न्यूक्लियर एनवेलप। क्या है ये? आउटर न्यूक्लियर एनवेलप। और अंदर वाली एनवेलप, ये जो ये वाली नजर आ रही है, इसका क्या नाम है? इनर न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिटेल में भी हम इस लेक्चर के एंड में देखेंगे बेटा। कहां देखेंगे? इस लेक्चर के एंड में देखेंगे। आउटर और इनर न्यूक्लियर एनवेलप देख लिया, बीच में डीएनए है मेरे को पता है बेटा। न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर ये जो ऑर्गेनल है जो कि नेटवर्क की फॉर्म में है, इस ऑर्गेनल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सुना तो आपने होगा ही, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जनरल ओवरव्यू वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास में क्या नजर आएगा? कुछ कुछ ऐसे प्यारे प्यारे से सैक नजर आएंगे ऐसे। ये मेरी कौन सी ऑर्गेनल है? अब तो आप पहचान जाओगे इसे, हमने इसे प्लांट सेल में भी बनाया था। मेरी इस ऑर्गेनल का नाम है गोल्जी एपरेटस। इस ऑर्गेनल का क्या नाम है? गोल्जी एपरेटस। इसके अलावा मैं जनरली यहां पर क्या बना दूं? फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसका क्या नाम है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर यहां पर भी राइबोसोम्स होंगे। यहां पर भी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स होंगे। तो ये जो मैंने राइबोसोम्स बनाए इसको भी इधर लेबल कर देते हैं कि ये लीजिए, ये एक मेरा स्ट्रक्चर हो गया राइबोसोम का, और यहां पर 80S राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद एनर्जी तो चाहिए हर चीज करने के लिए, तो कौन सी ऑर्गेनल बनाए? व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एवरीवन? सो आई एम मेकिंग अ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व्ड है और एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक एनिमल सेल है। इसके अलावा एक विचित्र और बढ़िया सी ऑर्गेनल है बेटा। वो ऑर्गेनल ना ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की है और वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो ये जो ऑर्गेनल मैंने आपके लिए बनाई जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है, इसका नाम है सेंट्रियोल। क्या नाम है? सेंट्रियोल। और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है बेटा। किसमें प्रेजेंट है? ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप दिस मेक सेंस। एक एनिमल सेल का जनरल स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा खाना वगैरह है एनिमल सेल में, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे ग्रान्यूल बना सकती हूँ। हो सकता है कुछ ना कुछ खाना इस सेल के अंदर पड़ा हो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ और पार्टिकल्स चेंजेस आपको मिल सकते हैं। गोल्जी हो गया, ईआर हो गया। अब एक ऑर्गेनल, इस ऑर्गेनल को क्या बना दे बेटा? इस ऑर्गेनल को बना देते हैं लाइसोसोम।
बच्चा पार्टी, आपको याद है कि लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल थी जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। क्यों? चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस ऑर्गेनेल को हमने क्या बना दिया? लाइसोसोम बना दिया। अभी हम इसी लेक्चर में इन सब ऑर्गेनेल्स को कैसे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आई होप आपको ये जनरल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर और ये जनरल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बराबर से समझ आया। एनिमल सेल के पास ज्यादा वैक्यूल्स नहीं है और उल्टा सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस चीज को आई होप आप सबने अच्छे से समझ लिया। अब मैं आ गई अपने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर कि मैं प्लांट सेल में मैंने मेम्ब्रेन बनाई, एनिमल सेल में बनाई, बैक्टीरियल सेल में बनाई। तो इस मेम्ब्रेन का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है? तो आपको इतनी चीज समझनी पड़ेगी कि जब मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूं तो मैं सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कब बता पाई? बहुत लेट बता पाई। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बिना इस एक लाइन जो मैं बनाती हूँ बेटा सेल के आसपास सेल मेम्ब्रेन, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना कि वो किस चीज से बनी है, वो बहुत ही मुश्किल था। तो इसका स्ट्रक्चर हम कब देख पाए? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद देख पाए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। और इस स्ट्रक्चर को भी हमने किस में देखा? कौन से सेल में देखा? रेड ब्लड सेल में देखा। क्यों बेटा? बच्चा पार्टी देखो, अगर एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, इतना सारा कंटेंट है, मेरे को तो मेम्ब्रेन से मतलब है, तो जितना ज्यादा सिंपल सेल होगा उतना मेरे लिए उसको पढ़ना आसान होगा। इसीलिए मैंने आरबीसी को चूज किया। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आरबीसी लूजेस न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। इसका मतलब अगर मेरे पास एक मैच्योर आरबीसी है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो इसीलिए उसकी मेम्ब्रेन को पढ़ना बहुत ही आसान है। और जब हमने आरबीसी की मेम्ब्रेन को पढ़ा तो हमको ये पता लगा कि उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो प्रोटीन्स प्रेजेंट है और एक लिपिड्स प्रेजेंट है। प्रोटीन का परसेंटेज मिला 52%, लिपिड का परसेंटेज मिला 40%। ये फिगर भी बेटा, ये जो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वैल्यू, ये कई बार आपके एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं। प्रोटीन 52% मिला, लिपिड 40% मिला। अब आगे फिर साइंटिस्ट ने बोला कि भाई लिपिड तो समझ गए, प्रोटीन समझ गए, लेकिन कौन से लिपिड? तो कौन से लिपिड? उन लिपिड का नाम है फॉस्फोलिपिड। क्या नाम है उन लिपिड्स का? फॉस्फोलिपिड। और अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखूं तो उसके अंदर ऐसा राउंड और पोलर हेड प्रेजेंट होता है और साथ में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? ये क्या नजर आ रहा है आपको? दो टेल नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रहा है? दो टेल नजर आ रही हैं। अगर मैं इसी को आपके लिए लेबल कर दूं तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनाया, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनाया, ये है इसका पोलर हेड। ये क्या है? इसका पोलर हेड। और ये जो दो चीजें आपको नजर आई, ये है नॉन पोलर टेल। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज पोलर है इसका मतलब वो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं। इसीलिए अगर कोई पोलर स्ट्रक्चर है तो मैं उसको बोलती हूं दैट इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग। जो नॉन पोलर टेल है बेटा, दैट इज हाइड्रोफोबिक या फिर वाटर हेटिंग। हाइड्रोफोबिक या फिर वाटर हेटिंग। तो मैंने आपको बताया कि आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी के बाद, तो पता लगा कि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी और उसका परसेंटेज भी पता है। लिपिड कौन से? फॉस्फोलिपिड, जिसमें हर एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें एक हेड है जो कि वाटर के साथ प्रो है, वाटर लविंग है, टेल है जो वाटर हेटिंग है। अब जब मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया तो मेरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को हम एक टॉपिक के थ्रू पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसने मेरे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। पहली बात, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। मेरे बच्चों, ये जो मॉडल है
ये दो साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम है सिंगर और निकोलसन। उन साइंटिस्ट का क्या नाम है? सिंगर और निकोलसन। और उन्होंने ये मॉडल 1972 में दिया। कब दिया? 1972 में। तो जितनी भी मैंने डिटेल्स दी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरी इंट्रोडक्शन है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं, बस अब हमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर आप ये डायग्राम देखो, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी एवरीवन व्हिच इज गिवन देयर। तो इसको पहचानना है आपको कि अच्छा ये क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। किस चीज का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोजाइक मॉडल है किस चीज का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम खुद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो आर यू ऑल रेडी एवरीवन? शैल वी मेक इट अप? अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। बहुत ध्यान से देखना कि जो मेरी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर की फॉर्म में होती है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, ये तो हमें पता है। फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड देखो मैंने ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट बनाया मेम्ब्रेन का। ये एक फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर, ये दूसरी मोनोलेयर। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आया, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं इसे? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बुला देते हैं। इसके बाद कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं। दो तरीके के प्रोटीन्स हैं बेसिकली। कितने तरीके के प्रोटीन है? दो तरीके के प्रोटीन है। एक प्रोटीन है जो यहां पर अंदर एम्बेडेड है बेटा, एक प्रोटीन जो ये मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड है वो है, इसको हम लोग बुलाते हैं टनल प्रोटीन। और एक दूसरा प्रोटीन है जो कहीं यहां पर बाहर प्रेजेंट हो सकता है, इसको हम बुलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बुलाते हैं इसे? इसे हम बुलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो देखो नाम याद कर लो अब जल्दी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने प्रोटीन बनाया, इसको भी इधर लेबल करती हूं, इसको बोलते हैं या तो आप टनल प्रोटीन बुला लो या इंट्रिंसिक प्रोटीन बुला लो। इंट्रिंसिक मतलब मेम्ब्रेन के अंदर है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसका एक और नाम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। या फिर चौथा नाम है इंटीग्रल, यानी कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। तो ये मेम्ब्रेन के इस साइड से उस साइड अगर मुझे चीजें भेजनी है तो दिस विल हेल्प। मैंने चारों के चारों नाम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप किसी चीज में कंफ्यूज हो ही ना। ये प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन को पास करता है, इसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये जो बाहर की साइड है प्रोटीन, इसे हम बोलते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर इसका दूसरा नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। दूसरा क्या नाम है इसका? पेरिफेरल प्रोटीन। ये मेरी लिपिड की बाइलेयर तो मुझे नजर आ ही रही है, लिपिड की बाइलेयर तो नजर आ रही है। अब एक और चीज समझो कि बच्चा पार्टी बाइलेयर में पोलर पार्ट बाहर की तरफ प्रेजेंट है। देखो ये जो मैं सर्कल कर रही हूं, ये पोलर पार्ट है, ये बाहर की तरफ है। नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक था, इट इज स्कैर्ड ऑफ वाटर, इसीलिए वो अंदर की साइड प्रेजेंट है। इसलिए कहाँ प्रेजेंट है? वो अंदर की साइड प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा कि जब मैंने बोला कि मेम्ब्रेन फ्लूइड है, जब मैंने बोला कि मेम्ब्रेन फ्लूइड है, तो वो फ्लूइडिटी आई लिपिड की वजह से, लिपिड्स की वजह से क्या आई? फ्लूइडिटी आई। और जब मैंने बोला कि मोजाइक है, तो मोजाइक का मतलब कि उसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों के दोनों प्रेजेंट है। मोजाइक का क्या मतलब है? कि उसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन कंपोनेंट्स दोनों के दोनों प्रेजेंट है। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। इसके अलावा बच्चा पार्टी ये जो प्रोटीन है, ये इसके अंदर ना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकते। फ्लिप फ्लॉप इज लाइक गुलाटी मारना। जो ये प्रोटीन्स हैं ये ना लेटरल मूवमेंट शो करेंगे। लेटरल मूवमेंट मतलब साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट कैसे इमेजिन करोगे? सपोज बेटा वाइब्रेशन करता है जैसे एक फोन, तो दैट इज लेटरल मूवमेंट। तो ये याद रखना कि प्रोटीन्स काफी अच्छे तरीके से फिक्सेटेड हैं
और वो रेयरली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करेंगे। प्रोटीन्स रेयरली फ्लिप फ्लॉप, और वो यूजुअली कैसा मूवमेंट दिखाएंगे मेरे प्रोटीन्स? लेटरल मूवमेंट दिखाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये आइलैंड और ये आइसबर्ग सा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है? बेटा मैंने ये आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि हम इस मॉडल को ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोटीन है इट इज लाइक एन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। तो इस मॉडल को हम इस स्लैंग से, इस लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं दैट दिस मॉडल एक तरीके से रिप्रेजेंट्स दैट द प्रोटीन इज लाइक अ आइलैंड इन द सी ऑफ लिपिड, कि लिपिड कंपोनेंट ज्यादा है और उसके अंदर ऐसे लगता है कि प्रोटीन तैर रहा है एज एन आइलैंड। आई होप दिस मेक सेंस। कहीं कहीं जगह पर मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज करने का काम करता है। कहीं कहीं जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? कहीं कहीं जगह पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एंड इट स्टेबिलाइजेस द मेम्ब्रेन। इतना समझ गए? कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज करेगा। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इसके ऊपर कई बार कुछ ना कुछ शुगर यूनिट्स भी अटैच्ड हो सकती हैं। तो जैसे मैंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर आपके लिए क्या अटैच कर दी? कुछ कुछ शुगर यूनिट्स, जिसके साथ हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल बेटा खत्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसके बाद ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सेल वॉल और मिडल लैमेला। क्या सेल वॉल और मिडल लैमेला? मैंने ऑलरेडी चीजें इस डायग्राम में दिखा रखी है बट आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू फॉर मोर क्लैरिटी एवरीवन। तो अगर मैंने ये जो व्हाइट वाली लेयर बनाई, ये मैंने बनाई मेरे प्लांट सेल की प्राइमरी। देखो वॉल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बनाई ये मैंने प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री सेल वॉल बनाई। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो सपोज करो मैंने ये बनाई एक सेकेंडरी सेल वॉल। अब आप बोलोगे मैम एक सेकेंडरी सेल वॉल का क्या मतलब है? इसका मतलब सेकेंडरी सेल वॉल मल्टीपल्स भी हो सकती हैं। जैसे कि उसके अंदर मैंने ये एक और कलर की लेयर बना दी। देखो मैंने एक और कलर की लेयर बना दी और सपोज उसके अंदर मैंने एक और कलर की लेयर बना दी। तो आप देख रहे हो कि व्हाइट के अंदर जो कि प्राइमरी सेल वॉल थी मैंने 3 लेयर्स बना दी। तो इनको मैंने बोला, इसको मैंने बोला S1, इसको और अंदर वाली को बोला S2 और अंदर वाली को बोला S3। तो बेटा ये तीनों मिला के इन्होंने क्या बनाया? सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल मल्टीपल्स में हो सकती है, मुझे ये पता लगा। प्राइमरी के अंदर होती है, मुझे ये पता लगा। और अंदर की तरफ प्राइमरी बाहर, सेकेंडरी की मल्टीपल लेयर्स एंड यू हैव टू गो इनवर्ड्स। तो इसका सीक्वेंस देख लेना अगर सवाल में आउटसाइड टू इनसाइड पूछे विद रिस्पेक्ट टू नीड और इनसाइड टू आउटसाइड पूछे। इसके अलावा अगली चीज है मिडल लैमेला। अगली चीज क्या है? मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला के लिए ये समझो कि सपोज करते हैं ये मेरा प्यारा सा एक प्लांट सेल, ये मेरा दूसरा प्लांट सेल। तो बेटा जो मेरे 2 प्लांट सेल हैं उनको ना एक लेयर बीच में से ग्लू करती है। देयर इज ए लेयर विच ग्लूज द 2 प्लांट सेल। ये जो लेयर ग्लू करती है मेरे 2 प्लांट सेल को, इस लेयर का नाम है मिडल लैमेला। इस लेयर का क्या नाम है? मिडल लैमेला, जो कि 2 प्लांट सेल्स को ग्लू कर देती है। लिख देती हूं, ग्लूज 2 एडजेसेंट प्लांट सेल्स। और ये किस चीज की बनी है बेटा? मिडल लैमेला किस चीज की बनी है? मिडल लैमेला बनी है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। किस चीज की बनी है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी है मेरी मिडल लैमेला। 2 प्लांट सेल को ग्लू करने का काम करेगी, जैसे आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है। इसके बाद प्यार से अगली चीज की तरफ चले तो वो क्या है मेरा? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो हम प्लाज्मोडेस्मेटा समझ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सपोज कीजिए कि ये मेरा एक प्लांट सेल, ये मेरा दूसरा प्लांट सेल, देखो ये मैंने क्या बनाया? मेरे 2 प्लांट सेल। अब जब ये मेरे 2 प्लांट सेल्स हैं बेटा, इतना तो आपको पता है
कि इनको ग्लू करने वाली लेयर ये जो मैंने बनाई ये मेरी मिडल लैमेला है, बट हमें इतना भी समझना पड़ेगा कि इस प्लांट सेल और इस प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो मैंने येलो से बनाया, ये जो मैंने येलो से स्ट्रक्चर बनाया जो कि दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अगर मैं बोलूं कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, देन इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल्स। बच्चा पार्टी, ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है ये आपको एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता है, तो डोंट कंफ्यूज दिस टर्म जब हम एनिमल सेल की बात करें। ये देखो इन्होंने यहां पर भी दिखाया, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दो प्लांट सेल्स के बीच में है उसको हमने बुलाया प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके बाद अगर हम आगे चले तो इन्होंने क्या बोला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। अब हम अपनी ऑर्गेनल्स पर आ गए हैं जो लास्ट लैप्स ऑफ द चैप्टर है। अब ऑर्गेनल्स की अगर मैं बात करती हूं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेटा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनल्स है। क्या है? सिस्टम ऑफ ऑर्गेनल्स है। और कैसी ऑर्गेनल्स? हुज फंक्शंस आर इंटरलिंक्ड। कैसी ऑर्गेनल्स हैं? जिनका फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसके अंदर मेरी कितनी ऑर्गेनल्स आती हैं? 4 ऑर्गेनल्स आती हैं। पहली ऑर्गेनल ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरी ऑर्गेनल गोल्जी एपरेटस, तीसरी लाइसोसोम और चौथी ऑर्गेनल का नाम है वैक्यूल। ये 4 ऑर्गेनल्स मिलके क्या बनाती हैं? मेरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब आप पूछोगे कि मैम व्हाई ओनली दीज ऑर्गेनल्स एंड नॉट एनी अदर ऑर्गेनल? बेटा बिकॉज इन्हीं 4 ऑर्गेनल्स का फंक्शन एक दूसरे से काफी कोऑर्डिनेटेड है, दैट दे फॉर्म अ सिस्टम विच वी कॉल एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सी ऑर्गेनल्स हैं उनका नाम ध्यान रखना, क्योंकि अब हम एक एक ऑर्गेनल को डिटेल में तो पढ़ने वाले हैं। पहली ऑर्गेनल क्या है जो हम पढ़ेंगे? द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनल एवरीवन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब अगर आपको एनिमल सेल का स्ट्रक्चर याद है तो ये देखो मैंने न्यूक्लियस बनाया था, न्यूक्लियस के अंदर ये मेरा DNA है और उसके बाद मैंने DNA के आसपास मेम्ब्रेन बनाई थी। तो ये मेरी न्यूक्लियर एनवेलप अंदर वाली, ये मेरी न्यूक्लियर एनवेलप बाहर वाली। हाँ कि नहीं बच्चा पार्टी? ये देखो कि ये जो मेरी आउटर न्यूक्लियर एनवेलप है, ध्यान से देखना, आउटर न्यूक्लियर एनवेलप ही कंटिन्यू होकर ये नेट जैसा स्ट्रक्चर, ये जाल जैसा स्ट्रक्चर बना रही थी। जिस नेट जैसे जाल जैसे स्ट्रक्चर को मैं कौन सी ऑर्गेनल का नाम देती हूं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखो ये मैंने ऑर्गेनल बना दी, इस ऑर्गेनल का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप देखो कि ये आउटर न्यूक्लियर एनवेलप है जहां मैंने ग्रीन डॉट बनाई, जिसने कंटिन्यू करके ER बना लिया। बेटा कुछ ER के पास उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। तो जिस ER के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं, इस ER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि रफ ER। जहां पर राइबोसोम्स नहीं हैं इसे मैं क्या बुलाऊंगी? जहां राइबोसोम्स नहीं हैं उसे मैं बुलाऊंगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि SER। RER एंड SER एवरीवन, इतना समझे? तो इतना मुझे जानना है कि जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात कर रही थी, सो इट इज a network of tubules inside the cytoplasm। inside the cytoplasm ये नेटवर्क है मेरे ट्यूब्यूल्स का एक तरीके से। और अगर वहीं मैं ER के टाइप्स की बात करूं तो मुझे 2 टाइप्स का भी पता लग गया है। पहला टाइप है RER, दूसरा SER। और इनमें डिफरेंस क्या है? RER के पास प्लस राइबोसोम्स, SER के पास माइनस राइबोसोम। अब इनका काम देखो बेटा, जिस चीज के पास राइबोसोम है उसका काम क्या होगा? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन सिंथेसिस इज द रोल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास तो राइबोसोम्स है ही नहीं, तो ये क्या बनाता है? लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स का नेचर लिपिडिक होता है बेटा। और एट टाइम्स
डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो मैंने ये देखा कि बेसिकली ओवरऑल तौर पर मेरे जो ER हैं, अगर RER है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, SER क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। आप ये स्ट्रक्चर देखो, NCERT का ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन ने ये स्ट्रक्चर बनाया पूरा। इधर आपको राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, ऊपर तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और इधर आपको राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे, तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि लिपिड्स बनाएगा। दूसरी ऑर्गेनल आ गई मेरी गोल्जी एपरेटस। इसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है बेटा। गोल्जी एपरेटस एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी, जहां से गोल्जी का नाम आया। अब NCERT एक लाइन बोलती है जो हम लोग सब मिस कर देते हैं, दैट इट इज द डेंसली स्टेन्ड, इट इज द डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड नियर द न्यूक्लियस। अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो तो हमें लगता है कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली गोल्जी एपरेटस विच इज द डेंसली, अच्छे से स्टेन होता है बेटा, रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। और ये किस फॉर्म में होता है बेटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होता है, कुछ ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, या फिर सैक्स भी नहीं बोलना चाहिए, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, या कुछ कुछ वेसिकल्स की फॉर्म में बेटा। अब देखो, अगर मैं आपके लिए बनाऊं ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, तो इसमें ना कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं गोल्जी के स्ट्रक्चर में, जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं सिस्टरने बुलाती हूं। तो अगर मैं आपके लिए सिस्टरने ड्रॉ करूं, अगर मैं आपके लिए सिस्टरने ड्रॉ करूं तो ये देखो, एक सिस्टरने, उसके आसपास दूसरा, यहां पर वेसिकल्स भी हो सकती हैं, तीसरा, मैंने आपको बताया था कि इसी को अपन लोग प्लांट के अंदर क्या बुलाते हैं, डिक्टियोसोम बुलाते हैं। तो अगर आप देखो ये स्ट्रक्चर मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के एकदम पास होता है, किसके पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। तो बेटा ER क्या करता है, ER क्या रिलीज करेगा, इतना समझो। ER का फंक्शन हमने क्या देखा, ER का फंक्शन देखा कि वो मुझे प्रोटीन बनाकर देगा और वो मेरे को लिपिड्स बनाकर देगा। वो प्रोटीन और वो लिपिड छोटी छोटी वेसिकल्स में पैक हो जाएंगे। ये लो, मैंने अपने प्रोटीन्स और लिपिड को छोटी छोटी वेसिकल्स में पैक कर दिया। ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो इस गोल्जी के इस वाले फेस में एंटर करेंगे। जो फेस आपको इस साइड नजर आ रहा है वो गोल्जी के इस वाले फेस में एंटर करेंगे। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो मॉडिफाई होंगे और इस वाले फेस से रिलीज हो जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि अगर मैं गोल्जी एपरेटस की बात करूं तो उसका क्या काम है, मॉडिफाई करना। मॉडिफिकेशन किस चीज का, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो वो यूजुअली क्या करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करके क्या बना देता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड्स को मॉडिफाई करके बनाता है ग्लाइकोलिपिड। तो हम लोगों को ER और गोल्जी का रोल तो इंटरकनेक्टेड समझ आ गया कि ER ने प्रोटीन और लिपिड बनाए और गोल्जी ने उनको मॉडिफाई किया। गोल्जी का स्ट्रक्चर इन सैक जैसे स्ट्रक्चर से बनाए जिसको सिस्टर ने बोला। ये वाला फेस ध्यान से सुनना, ये वाला फेस जहां से मेरी वेसिकल्स ने एंटर किया, इस वाले फेस को मैं बोलती हूं सिस फेज। क्या बोलती हूं, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज। और इससे जिससे मेरी वेसिकल्स निकल रही हैं इसे बोलते हैं ट्रांसफेज या फिर मचोरिंग फेज। ट्रांसफेज यानी कि मचोरिंग फेज, जहां से मेरी वेसिकल्स निकलती हैं। बेटा ये था मेरा गोल्जी। इसके अलावा बस एक और चीज समझो कि गोल्जी के ये जो सारे सिस्टरने हैं
दे आर इंटरकनेक्टेड बट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये ग्रेजुअली प्रोसेसिंग कर रहे हैं चीजों की। तो मैंने क्या बोला कि सिस और ट्रांस फेज तो समझ आया, लेकिन ये जो सारे सिस्टरने हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरकनेक्टेड एज यू कैन सी हियर, बट दे आर एंटायरली डिफरेंट, ऐसा भी हमारी एनसीईआरटी ने बोला। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू एवरीवन, because with this we have done the second organelle of the endomembrane system which is Golgi apparatus। लाइसोसोम और वैक्यूल तो बहुत छोटी छोटी सी ऑर्गेनल है। लाइसोसोम क्या है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनल है, इतना तो मुझे समझ आया। और ये क्या करती है? स्टोर्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किस चीज को स्टोर करेगी? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करेगी। जैसे कि बताती हूं आपको नाम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करेगी। जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे को प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो मेरे को क्या चाहिए होंगी? प्रोटीएज चाहिए होंगी। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है तो कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं बेटा जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये जो गोल्जी एपरेटस है उसने, गोल्जी एपरेटस गेव राइज टू लाइसोसोम। कि लाइसोसोम का ओरिजिन हुआ कैसे? लाइसोसोम्स का जो मदर है, लाइसोसोम्स की जो मदर है वो कौन है? गोल्जी। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे? बेटा आप देखोगे कि इसने कुछ ना कुछ प्रोटीन्स लिए थे, ठीक है। गोल्जी के पास क्या आए थे? ईआर से कुछ ना कुछ प्रोटीन्स आए थे और उसने उन प्रोटीन को पैक करके एक वेसिकल में बनाया। तो ऐसी वेसिकल सोचो जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, उसी को तो हम आगे जाकर क्या बोल रहे हैं? उसी को तो हम आगे जाकर लाइसोसोम बोल रहे हैं। बेटा अगर मेरा एक सेल बूढ़ा हो जाता है, इट टर्न्स ओल्ड, तो द सेल वांट्स कि वो खुद को ही डाइजेस्ट कर दे। तो एट टाइम्स द सेल डाइजेस्ट्स इटसेल्फ। और वो कैसे होता है? जिस सेल के अंदर लाइसोसोम है, सपोज मेरे को उस सेल की डेथ करानी है, तो वहां पर वो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएगा और उसके सारे एंजाइम्स उस सेल के अंदर फैल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब खुद का ब्रेकडाउन करना, खुद को डिग्रेड कर देना। इसीलिए अपन लोग लाइसोसोम्स को एक और नाम से बुलाते हैं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सुसाइडल बैग। किस नाम से बुलाते हैं? सुसाइडल बैग। Why? Because it is involved in autolysis, self destruction, खुद के सेल को मार देना। कैसे? बर्स्ट ओपन हो जाता है बेटा, फट जाता है उसी सेल के अंदर जिसकी डेथ करानी है, और सारे एंजाइम्स फैल जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर और सेल की डेथ हो जाएगी। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बुलाते हैं? सुसाइडल बैग भी। ठीक है बेटा, इसकी डिस्कवरी आप बोलोगे कि मैम ये साइंटिस्ट कौन है? तो इन साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन दी दूवे। क्रिश्चियन दी दूवे ने क्या की थी? हमारे लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की थी, जो कि हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तीसरी ऑर्गेनल है। जिसके साथ हम आखिरी ऑर्गेनल पर चलते हैं जिसका नाम है वैक्यूल। आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर मैक्सिमम वैक्यूल्स मिलते हैं। और जो वैक्यूल, ये पता नहीं एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि वैक्यूल के पास सिंगल मेम्ब्रेन तो है, क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। बट वैक्यूल की उस सिंगल मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। उस सिंगल मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि वो प्लांट सेल की टोनिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। टोनिसिटी का मतलब एक तरीके से प्लांट के सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है, जिसको मैं ऑस्मो रेगुलेशन बोलती हूं। तो आप देखोगे कि जो प्लांट है उसके अंदर 90% और मोर देन 90% स्पेस किसने ली हुई है? मेरे वैक्यूल ने ली हुई है। बल्कि और एनिमल्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा वैक्यूल नहीं प्रेजेंट, प्लांट के अंदर देखो इन्होंने टोनोप्लास्ट भी दिखाया। उसके अलावा हमें ये देखना है कि वैक्यूल के कुछ कुछ टाइप्स हो सकते हैं बेटा, वैक्यूल के कुछ कुछ टाइप्स हो सकते हैं। जैसे मैं यहां पर आपके लिए 4 टाइप्स का नाम लिख रही हूं। पहले वैक्यूल का नाम है सैप वैक्यूल, जो कि सैप को स्टोर करेगा। दूसरे वैक्यूल का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक तीसरा है फूड वैक्यूल और लास्ट है एयर वैक्यूल। बच्चा पार्टी, इसमें से एक वैक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से सवाल आ सकता है। सैप वैक्यूल तो क्या स्टोर करेगा? मुझे पता है, समझ गई मैं, सैप स्टोर करेगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। तो यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एमीबा के अंदर क्या कराता है?
एक्सक्रीशन वगैरह में हेल्प करेगा एमीबा के अंदर, और यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एमीबा के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? ऑस्मोरेगुलेशन। तो अगर सवाल आता है कौन सा वैक्यूल अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगा, तो वो मेरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। फूड वैक्यूल क्या स्टोर करेगा? खाना स्टोर करेगा भाई, ये तो क्लियर है कि फूड वैक्यूल खाना स्टोर करेगा। एयर वैक्यूल के अंदर एयर रहेगी बेटा। प्लीज इस एयर वैक्यूल को बैक्टीरिया के गैस या शूडो वैक्यूल से कंफ्यूज मत करना, इट इज डिफरेंट। इट इज वॉट एवरीवन, इट इज डिफरेंट। तो हमने देखा कि इन 4 ऑर्गेनल्स का फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन कौन सी ऑर्गेनल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल। आप बोलोगे कि मैम 3 तो समझ आई, वैक्यूल कैसे कनेक्टेड है? बेटा जो भी एक्स्ट्रा खाना बना, प्रोटीन बने, उनको किसी ना किसी वेसिकल्स में स्टोर तो करना रहेगा। तो वो वेसिकल्स कौन होती है? मेरी वैक्यूल होती है। जो एक्स्ट्रा कोई भी चीज है तो स्टोर हाउस की तरह एक तरीके से एक्ट कर रही है, चीजों को स्टोर करके रखेगी। ठीक है, उसके साथ हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनल पे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चा पार्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और उसकी लेबलिंग से ही चीजों को समझेंगे। वहीं पर ही पॉइंटर्स लिखकर एक स्ट्रेच में हम किस चीज को खत्म करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करते हैं। आर वी रेडी एवरीवन? अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल तो बुलाते ही हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मेरी एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। तो देखो मैंने आपके लिए ये एक मेम्ब्रेन बनाई, इसकी सबको नजर आया, एक मेम्ब्रेन बनाई। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसी शेप बनाई है? तो इसको हम बोलते हैं सॉसेज शेप की ऑर्गेनल। किस शेप की? सॉसेज शेप की ऑर्गेनल। ये देखो जरा, जो इसका लेंथ है वो लगभग रहता है 1 to 4 माइक्रोमीटर, और जो इसकी विड्थ रहती है बेटा वो रहती है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। बहुत छोटा साइज है, माइक्रोमीटर बोले तो 10 to the power -6। ये मेरे माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है जो मैंने बनाई। इसको क्या बोल दूं? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोल सकती हूं मैं। क्या बोल सकती हूं इसे मैं? दैट दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना रही हूं बेटा, देखना जरा, इट इज हाईली इनफोल्डेड। वो अंदर की तरफ क्या है? इनफोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? अंदर की तरफ इनफोल्डेड, और इन इनफोल्डिंग्स को हम बुलाते हैं क्रिस्टे। इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? ये जो मैंने इनफोल्डिंग्स बनाई, इन इनफोल्डिंग्स को हम बुलाते हैं क्रिस्टा, विच इज सिंगुलर। और अगर मैं क्रिस्टी बुला दूं तो इट इज व्हाट एवरीवन? प्लूरल। क्रिस्टी क्या हो जाएगा मेरा? प्लूरल हो जाएगा। तो ये सॉसेज शेप माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्रिस्टी किससे बना? इनर मेम्ब्रेन से। और ये क्या है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस। क्या है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसका नाम बिल्कुल वही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैट्रिक्स। इसके अलावा समझो एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बुलाते हैं। कैसी सेल ऑर्गेनल? सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस, पहले समझो कि ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है पावर, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं तो न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट हैज डीएनए इन इट। लेकिन अगर मैंने बोला सेमी ऑटोनॉमस तो न्यूक्लियस के पास सारी ऑटोनॉमी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या बोला? हाफ ऑटोनॉमस। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी 2 ऑर्गेनल्स में से एक है जिसके पास अपना खुद का क्या है? अपना खुद का डीएनए है, एल्स देन द मेन डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम। तो सेमी ऑटोनॉमस है तो इसके पास अपना खुद का डीएनए है, विच इज लाइक दिस। Everyone, its own DNA is like this, double stranded, circular, एकदम प्लाज्मिड की तरह। छोटा डीएनए और मल्टीपल्स में भी हो सकते हैं। देखो, इसके अलावा इसके पास अपना खुद का डीएनए तो है। द डीएनए इज लाइक व्हाट एवरीवन? दिस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, सर्क्यूलर, क्लोज्ड। अपना डीएनए है। उसके अलावा एक और विचित्र बात है कि इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी हैं। इसका मतलब डीएनए कोड करेगा
और राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के लिए खुद के प्रोटीन बना सकता है। कितनी अच्छी बात है, ये इस ऑर्गेनल को कितनी स्ट्रेंथ देता है। तो ये मैंने ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स क्या बनाए कि मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो एक सेल की तरह खुद के राइबोसोम्स भी हैं, बट वो राइबोसोम्स कौन से टाइप के हैं बेटा, वो 70S टाइप के हैं। कौन से टाइप के हैं, 70S टाइप के। इसका मतलब 70S टाइप के राइबोसोम्स दो जगह हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और एक ऑर्गेनल्स के अंदर। मैंने आपको बताया मेरा माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप ऑर्गेनल है, उसके अंदर डीएनए है विच इज इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको हमने मैट्रिक्स कहकर ही बुलाया। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब ये रेस्पिरेशन करता कहां से है बच्चा पार्टी, ये रेस्पिरेशन करता है और रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस करता है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसकी मेम्ब्रेन पर चलती है और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में। तो हम आगे की क्लासेस में यूजुअली वन शॉट करके खत्म कर देंगे हमारे सारे चैप्टर्स को। तो जो मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसकी इनर मेम्ब्रेन पर चलेगा। तो अब मैं बनाने जा रही हूं कुछ बहुत खूबसूरत सी चीज, देखना बच्चा पार्टी, ये जो क्रिस्टा इनर मेम्ब्रेन है ना, इस पर कुछ ऐसे देखो बल्ब जैसे स्ट्रक्चर मैं बना रही हूं। क्या बना रही हूं, कुछ ऐसे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स या फिर F0 F1 पार्टिकल। अगर मैं आपके लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ध्यान से देखना, देखो ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर, हेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा और कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम क्या कहकर बुलाते हैं, या तो इसको आप ऑक्सीजोम बोल दो या फिर इसको आप F0 F1 पार्टिकल बुला सकते हो। F0 F1 पार्टिकल ये किस में हेल्प करता है बेटा, ये पार्टिकल ही है जो एटीपी बनाने में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। तभी तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला। ठीक है बच्चा पार्टी, हमने मैक्सिमम चीजें देखो सारी के सारी एक स्लाइड में कवर कर दी है माइटोकॉन्ड्रिया की। जिसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि राइबोसोम में एक छोटी सब यूनिट है, एक बड़ी सब यूनिट है। बस हमारी एक टर्म रहती थी, उस टर्म का नाम है, या तो मैं बोलूं पॉलीराइबोसोम या फिर मैं बोलूं पॉलीजोम। पॉलीजोम बोलूं या पॉलीराइबोसोम बोलूं एक ही बात है। बेटा ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस आप आगे जाके समझोगे। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जब आप आगे जेनेटिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए की फॉर्म में है वो आगे जाके आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और आरएनए फर्दर आगे जाकर क्या बनाता है, आरएनए फर्दर आगे जाकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है आरएनए फर्दर आगे जाकर, प्रोटीन बनाता है। अब तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है ये बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस की ड्यूटी किसकी है, राइबोसोम की है। तो अब पॉलीराइबोसोम को समझोगे तो इट विल मेक अ लिटिल मोर सेंस। तो पॉलीराइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक टाइप का आरएनए है जिसको मैंने एमआरएनए बोला। आरएनए से क्या बनाने हैं, प्रोटीन बनाने हैं। कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। तो इस एमआरएनए के ऊपर जब पॉलीराइबोसोम्स, मल्टीपल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। तो क्या बोलूं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम क्या है, एमआरएनए एसोसिएटेड विद मल्टीपल राइबोसोम्स। mRNA एसोसिएटेड विद मल्टीपल राइबोसोम्स क्या बना देता है बेटा, इट मेक्स पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम, दोनों एक ही चीज हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक भी मैंने आपको दे दिया। आप इस चीज को और डिटेल में पढ़ोगे अपने जेनेटिक्स में व्हेन यू आर गोइंग टू द क्लास 12th एवरीवन। ओके, इसके बाद देखो प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, इतना तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। तो अगर मैं किसकी बात करूं, प्लास्टिड के टाइप्स की बात करती हूं, लिख देती हूं ओनली प्रेजेंट इन, सॉरी एवरीवन, एक्सक्यूज मी, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। मुझे पता है प्लास्टिड किस में प्रेजेंट है बेटा, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। और अगर मैं प्लास्टिड के टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास ना बेटा प्लास्टिड्स के 3 टाइप हो जाते हैं। कितने टाइप हो जाते हैं मेरे पास प्लास्टिड के, 3 टाइप। पहले टाइप का क्या नाम रखा मैंने,
इसका नाम रखा मैंने क्रोमोप्लास्ट, दूसरे का मैंने नाम रखा क्लोरोप्लास्ट, एंड द लास्ट वन एवरीवन इज ल्यूकोप्लास्ट. लास्ट एवरीवन इज व्हाट? इट इज ल्यूकोप्लास्ट. क्या रखा? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. अब इन सब के अंदर अलग अलग क्या है, हम इन चीजों को जरा देख लेते हैं. इन चीजों को देख लेते हैं कि इसमें जरा अलग अलग क्या है. बच्चा पार्टी, आपको पता है कि ये प्लास्टिड्स ही हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट का एक टाइप है, प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट. आई मीन वाइस वर्सा होना चाहिए. तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, है ना, और क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन. तो अगर क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, इट स्टोर्स द ग्रीन पिगमेंट. तो ग्रीन पिगमेंट के लिए कौन सा प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट. जैसे कि मेरे क्लोरोफिल ए, बी एटसेट्रा, ये सब किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के. लेकिन ग्रीन कलर के अलावा भी तो पिगमेंट्स हैं, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, ब्राउन कलर के, येलो कलर के. उन सारे कलर्स के लिए कौन सा प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड. तो मैं लिख देती हूं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स. जैसे कि अगर मैंने बोला रेड, येलो, ब्राउन, तो इन कलर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट. ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट. और बच्चा पार्टी, ल्यूकोप्लास्ट, इट इज द कलरलेस प्लास्टिड. What is it everyone? ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड. ये काम करता है स्टोरेज का. किसका काम करता है? स्टोरेज का. इससे भी कई बार सवाल आ जाता है, ये किस किस चीज को स्टोर करेगा. देखो, ल्यूकोप्लास्ट के मेरे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं. एक का नाम है एमाइलोप्लास्ट. क्या नाम है? एमाइलोप्लास्ट. एक का नाम है एल्यूरोप्लास्ट, और आखिरी का नाम क्या है? इलायोप्लास्ट. इसका मतलब ये तीनों किसके टाइप्स हैं मेरे ल्यूकोप्लास्ट के? अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट. अब बस हमें ये देखना है कि ये किस किस चीज को स्टोर करते हैं, और हो गया हमारा प्लास्टिड के टाइप्स कंप्लीट. बेटा अमाइलो, अमाइलोज, अमाइलेज ये सुना होगा. तो ये स्टोर करता है स्टार्च को. किसको स्टोर करेगा? अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा. इसके बाद जो एल्यूरोप्लास्ट है वो स्टोर करता है प्रोटीन को. जो इलायोप्लास्ट ये स्टोर करता है फैट्स एंड ऑयल्स को. ये किस चीज को स्टोर करता है? फैट्स एंड ऑयल्स को. तो देखो एवरीवन, इज दिस फ्लो चार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कौन सा प्लास्टिड किस चीज को स्टोर कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. इसके साथ हम किस पर आ जाते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट पे आ जाते हैं. किस पे आ जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पे. जल्दी से क्लोरोप्लास्ट को खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल हमें ऑलरेडी पता है, माइटोकॉन्ड्रिया. द सेकेंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल इज क्लोरोप्लास्ट. द सेकेंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल इज क्लोरोप्लास्ट. इसका मतलब इसके पास क्या होगा? अपना खुद का डीएनए, क्रैक्स रिंग जैसा बताया है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्लोज्ड, और क्या होंगे साथ में? अपने खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. किस टाइप के राइबोसोम्स? 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. अब जल्दी से 5 मिनट में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. मैंने बनाया एक मेम्ब्रेन, फिर मैंने बना दी जी अपनी क्लोरोप्लास्ट की दूसरी मेम्ब्रेन. अब इसके अंदर ना मैंने कॉइन जैसे स्ट्रक्चर बनाए जो कि स्टैक कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे, दे आर पुट ओवर ईच अदर लाइक दिस. तो मैंने ऐसे अलग अलग स्टैक्स बना दिए. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है. तो ये समझो कि ये जो मैंने सिंगल कॉइन जैसा स्ट्रक्चर बनाया, इस सिंगल कॉइन जैसे स्ट्रक्चर का नाम है थाइलेकॉइड. और बच्चा पार्टी, ये थाइलेकॉइड अपने अंदर क्या स्टोर करता है? क्लोरोफिल. तो इस थाइलेकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट है. और अगर मैं इन्हीं थाइलेकॉइड्स का ऐसे पूरे के पूरे स्टैक की बात करूं,
तो इस स्टैक का नाम क्या है? ग्राना। तो मैंने ये दो लेबलिंग्स अलग से कर दी, थाइलेकॉइड और ग्राना। ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम होता है स्ट्रोमा। इस फ्लूइड मैट्रिक्स का क्या नाम है? स्ट्रोमा। तो ये वो ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। अब यहां पर बच्चों कुछ ना कुछ शीट जैसे स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? कुछ ना कुछ शीट जैसे स्ट्रक्चर। ये शीट जैसे स्ट्रक्चर अलग अलग ग्राना के थाइलेकॉइड्स को जोड़ रहे हैं और इन शीट्स जैसे स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोमा लेमेली। क्या नाम है इनका? स्ट्रोमा लेमेली। और इनका काम क्या है? कनेक्ट्स थाइलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना। दे कनेक्ट थाइलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना। ये किसका काम है? मेरे स्ट्रोमा लेमेली का काम है। ये जो शीट जैसे स्ट्रक्चर है इनको हमने बोला स्ट्रोमा लेमेली। फोटोसिंथेसिस में मैं आपको ये ऑलरेडी एकदम डिटेल में करा चुकी हूं। इसके अलावा कुछ ना कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाऊंगी क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। और क्या बना दे बच्चा पार्टी? कुछ ना कुछ राइबोसोम्स। मैम आपने ही बोला था इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स हैं। तो ये लो, ये मैंने क्या बनाया? डीएनए जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये मैंने क्या बना दिए? क्लोरोप्लास्ट के अंदर के राइबोसोम्स बना दिए। कैसे राइबोसोम्स है? 70S। और एक और चीज बनाई थी बेटा हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुझे मिलेंगे स्टार्च ग्रान, स्टार्च के बड़े बड़े टुकड़े, स्टार्च के बड़े बड़े ग्रैन्यूल। तो ये आपको स्टार्च नजर आ रहा है, विच इज द एक्स्ट्रा पार्ट, कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस के दौरान वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ज्यादा पावर है इसके पास बाकी ऑर्गेनल्स के कंपैरेटिवली। जिसके बाद हम आ गए हैं किस पर? किस टॉपिक पर? माइक्रोबॉडी। बेटा माइक्रोबॉडी पर आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 लाइंस दी हैं। क्या दी हैं? सिर्फ 2 लाइंस दी हैं, that these are single membrane structures। बस ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। और एक एग्जाम्पल दिया है आपकी एनसीईआरटी ने जिसका नाम है परऑक्सीजोम। जिसका नाम क्या है बच्चा पार्टी? परऑक्सीजोम। और इसके अलावा मुझे माइक्रोबॉडीज के बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी में ग्लाइऑक्सीजोम्स, परऑक्सीजोम्स और भी माइक्रोबॉडीज का जिक्र था, डिटेल था, बट इस एनसीईआरटी में नहीं है। तो हमें इसके अलावा माइक्रोबॉडीज के अंदर कुछ भी कवर नहीं करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, हमने मैक्सिमम चीजें तो कवर कर ली। अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा साइटोस्केलेटन का। किस चीज का टॉपिक रहता है हमारा? छोटा सा साइटोस्केलेटन का। तो ये जो साइटोस्केलेटन का टॉपिक है, वी वुड बी कवरिंग दैट एवरीवन इन अ वेरी स्मॉल क्लास। एक छोटा सा साइटोस्केलेटन का हमारा टॉपिक रहता है जिसको हम कब कवर करेंगे? जिसको हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। इट वुड बी अ स्मॉल टीनी टाइनी क्लास, आई विल पोस्ट दैट। तो हमने 2.5 लेक्चर्स में वी वुड बी फिनिशिंग दिस चैप्टर। आई विल मेक श्योर कि आपके अगले वीक के स्केड्यूल से पहले ही मैं वो छोटा सा टॉपिक डाल दूं, सो दैट यू कैन कंपाइल दैट चैप्टर। लास्ट टॉपिक रह गया है साइटोस्केलेटन का। अदर देन दैट आई होप एवरीवन कि हमने जितनी सारी ऑर्गेनल्स की वो आपको समझ आई। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन for your attention. Please let me know if you have any doubts, and I'm going to put the link of the Telegram channel in the lecture so that you can easily access the notes. Okay, I hope that makes sense everyone. Take care. Thank you so much.